अब नहीं चलेगा। तुम्हारे मुझसे सुनना चाहती हूँ। ऑफ कोर्स योर ऑनर, रामाराव की सारी एक्टिविटीज, उसके सारे खर्चे, प्रोसेस की हुई फाइल्स, ये सब कुछ देखने के बाद ही हम लोग इस फैसले पर आ सकते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, मिस्टर रामाराव इज हाईली कंट्रोवर्शियल इन हिज स्टेट्स बट वेरी कैलकुलेटिव इन हिज मूव्स। अगर आप इजाजत देंगी तो हम केस नंबर 7691 से शुरुआत करते हैं। मैं जब कलेक्टर की पद पर हूँ तो भारत सरकार ने एक आयुर्वेदिक केंद्र का शुभारंभ मेरे हाथों से करने का विचार किया। ये मेरे लिए बहुत खुशी और गर्व की बात है। हमारी सरकार ने 3325 एकड़ की जमीन दी, ये हमारे लिए जीत की बात है। हमारे डिप्टी कलेक्टर रामाराव की वजह से ही ये कार्य मुमकिन हुआ है। इस एग्रीमेंट को जल्दी रद्द करना है। इस एग्रीमेंट को जल्दी रद्द करना है। इस एग्रीमेंट को जल्दी रद्द करना है। हर की हाइतो जी, सर, एज अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन टू मिस्टर रामाराव, फेलिसिटेट हिम, प्लीज सर। ये सब कुछ अभी के अभी बंद करो। क्या हुआ? पीछे के दरवाजे से कंपनी वाले आए हैं, ये बात किसानों को पता चल गई है सर। सब लोग बैरिकेड तोड़ के अंदर आ रहे हैं। कंपनी वालों को सुरक्षा दो और रूल के हिसाब से एसपी को इन्फॉर्म करो। जाओ सही कहा, नहीं भरा। अरे तुम जैसे लोग किसानों के हत्यारे हो। हमारे उपजे हुए अनाज खाकर हम पर अत्याचार करते हो। जनता को भगा रहे हो। ये नाटक नहीं चलेगा। निकलो यहाँ से, निकलो, जाओ। अगर ऐसे गुंडों से गवर्नमेंट डरने लगी तो आम जनता का क्या होगा सर? अंदर डाल के 3rd डिग्री तो सुधर जाएंगे। ये किसान लगते हैं, गुंडे हैं। बात को आगे और मत बढ़ाओ, छोड़ो इसे। अगर ये झगड़ा बड़ा होगा तो नेशनल न्यूज बन जाएगा, ये वेंचर रुक जाएगा। इसीलिए सेंट्रल मिनिस्टर बीच में आकर कॉम्प्रोमाइज के लिए बोला। इस प्रोजेक्ट के अंदर हमारे हाई कमांड का इनडायरेक्टली शेयर भी है। अगर आज ये एग्रीमेंट नहीं हुआ तो मुझे पार्टी से उठाकर बाहर फेंक देंगे सर। लास्ट मिनट में हंगामा करके ये लोग हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं। रामाराव, हमने 1 एकड़ 8 से 10,000 में खरीदी है, पर एमओयू में हमने 50,000 डिक्लेयर किया है। 1 रुपया लगाए बिना। दिल्ली हाई कमांड को 20% और हमारी सरकार को 30% शेयर मिलेगा। इसीलिए अब थोड़ा अनऑफिशियल और थोड़ा ऑफिशियल पैसे देकर किसानों को मना के ये सब रफा दफा करना है। तुम घर जाओ, हम किसानों से बात कर लेंगे। तुम लोग रहोगे तो लड़ाई बढ़ेगी। तुम जाओ जाओ रामाराव। उस दिन रामाराव को समझाकर घर भेज दिया गया और किसानों को 1 एकड़ पर 50,000 ज्यादा देकर एमओयू को क्लोज कर दिया। और कुछ
एमएलए सत्यनारायण को रामाराव पर शक हुआ। एमओयू पर जो कॉन्फिडेंशियल रेट लिखा हुआ था वो किसानों को बताकर उन्हें भड़काया। रामाराव से पैसे वसूलने के लिए उसने उस पर केस कर दिया और जरूरत के समय एमएलए ने किसानों का साथ छोड़ दिया। उसमें रामाराव का कमीशन है ये बात पे भी उस पर केस ठोक दिया गया। इससे पहले कि मैं जजमेंट सुनाऊं, क्या आप आखिरी बार कोर्ट से कुछ कहना चाहते हैं? थैंक यू फॉर आस्किंग योर ऑनर। अगर मैंने गलती की होगी तो अब तक तो इन पेपरों में सुर्खियां बन गई होती। शायद मैंने अच्छे काम किए होंगे, इसीलिए ये सब यहाँ मेरा हौसला बढ़ाने आए हैं। इससे ज्यादा बोलने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। आरोपी पर कुल 13 केसेस दर्ज हुए थे, जिनमें से 3 केसेस बिल्कुल क्लियर थे। बाकी केसेस के लिए कोर्ट ने एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गठित की। इन सारे केसेस की जांच पड़ताल करने के बाद एक कॉमन ऑर्डर सुनाने का इस कोर्ट ने निर्णय लिया है। सारे केसेस की तहकीकात करने के बाद और कमेटी द्वारा पेश की सारी रिपोर्ट्स के अनुसार सब कलेक्टर बी रामाराव सारे इल्जामों से बेगुनाह साबित होते हैं। यही कोर्ट का फैसला है। ऑन अ पर्सनल नोट, हर सरकारी अधिकारी जब कोई पदवी स्वीकार करता है तो ओथ ऑफ एलिजियंस के हिसाब से अपना कर्तव्य निभाता है और ये साबित हो चुका है कि रामाराव जी ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया है। अपने अधिकार निभाते हुए उन्होंने कुछ ऐसे काम किए हैं जो उनके कार्य क्षेत्र के बाहर हैं, पर वो सारे काम उन्होंने जनता की भलाई के लिए किए हैं। इसलिए उन पर लगे हुए सारे चार्ज ये कोर्ट इसी वक्त खारिज कर दी है। तू इस कोर्ट से बच सकता है, लेकिन मुझसे नहीं बच सकता। देख लूंगा तुझे। इसकी स्माइल का मतलब क्या है? आपके साथ इतना कुछ हुआ फिर भी भूल जाते हैं। अरे उसकी स्मेल की 4 वजह हैं और वो जो करता है उसकी 10 वजह हैं। एक चाणक्य और एक क्षत्रिय को मिलाते हैं तो बनता है रामाराव। अरे मामा जी, आपका सामान तो कम दिख रहा है। तो तुम्हारे साथी वो क्या है, बाकी का सामान इन्होंने गांव भेज दिया है। हम यहाँ 2 दिन रह के गांव वापस चले जाएंगे। घर की हालत क्या है वो भी पता नहीं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। हमारे घर के पीछे एक घर खाली है। मैंने पिताजी से बात कर ली है। ये हमारे साथ ही रहेंगे। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। आप सब यहीं पर रहेंगे। आप इस परिवार का हिस्सा हैं और साथ रहने से ही परिवार बनता है। मैं आपको कैसे धन्यवाद कहूँ दामाद जी। आप दोनों के बिना मेरी जिंदगी कुछ भी नहीं। अरे बेटा, चल जल्दी कर। दादा दादी के पास चलने की तैयारी कर ले। मैं सामान रखवाता हूँ। आजा 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 आजा। क्या बेटी, पैकिंग हो रही है? आइए सर, आइए बैठिए। आपके लिए कॉफी लेकर आती हूँ। तो उसमें थोड़ा जहर भी मिला देना बेटी। रामाराव जो कर रहा है उससे तो अच्छा ही होगा। जाओ तुम कॉफी लेकर आओ, जहर के बिना। आइए सर, बैठिए। रामाराव, मुझे एक डाउट है, जरा क्लियर कर दोगे? उस दिन जो भी झगड़ा मारपीट हुई वो सब कुछ प्री प्लान था, है ना? सर, आपने जो सुना वो सिर्फ आधा सच था, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ और ही था। जब मैंने सिचुएशन को अपने कंट्रोल में कर लिया था, तब कंपनी सिक्योरिटी के भेस में एमएलए के आदमियों ने अपना घिनौना रूप दिखाया। किसानों पर हाथ उठा रहे थे, मैं चुपचाप कैसे देखता।
सरकार से इंसाफ और हक मांगने जाती है तो उनके हाथ कुछ नहीं लगता। बस दंगे करो और सड़कों पर आ जाओ तो बाजी आपकी। मैंने काम के लिए रिश्वत लेने वालों को देखा है, काम ना करके भी रिश्वत लेने वालों को देखा है, लेकिन जनता का काम करने के लिए रिस्क लेने वाले को मैं पहली बार देख रहा हूँ। रियली आई एम प्राउड ऑफ यू। सॉरी, लगता है मैं गलत टाइम पर आ गई। नहीं बेटी, सही टाइम पर आई हो। तुम्हारा पति बहुत महान है, इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। गांव जाने के बाद भी इसे ऐसे ही जीने देना। तुम्हारा पति इंसोमिनियाक है बेटी, मतलब जब तक कोई काम पूरा ना कर ले ये चैन से सो नहीं सकता, तो इसे सोने मत देना बेटी। इसका जागते रहना ही लोगों के लिए जरूरी है। ट्रांसफर नहीं रोक पाया, सॉरी। आई एम गोइंग टू मिस अ रेवोल्यूशनरी ऑफिसर। किसी की नजर ना लगे, बाहर वालों की, गांव वालों की, किसी की भी नजर ना लगे। अनंत, ये अच्छी तरह से फूट जाना चाहिए। जाओ, आओ अंदर चलते हैं। आओ बेटा। रामाराव, हम दोनों बचपन के पक्के दोस्त हैं। मौका मिला इसलिए बता रहा हूँ प्रसाद राव, तुम्हारे बेटे का ट्रांसफर होकर गांव में ऑफिसर बनकर आना हम गांव वालों की खुशनसीबी है। ए, मुंह बंद करो। इतनी इज्जत देकर इसे सर पर मत चढ़ाओ। बाबूजी चाय। पहले उन्हें दो। भैया अरे अनंत, कैसा है तू? हाँ, चाय लीजिए। अंकल जी चाय। आराम से बैठ के चाय पीजिए आप। तू भी पिएगा क्या? नहीं। अच्छा सुनो, मुन्ना त्योहार के बाद ड्यूटी ज्वाइन करेगा। अपने पेपर में ये बात छाप देना। एक बात और, मैंने सोचा है त्योहार के दिन बकरों की बलि देकर सबको दावत दी जाए। कितने कटवाओगे? क्यों बे अनंत? अरे तू इतनी कंजूसी क्यों करता है? अगर कसाई को बुला लेता तो वो अच्छे से काट देता ना। क्यों बुलाता? मुझे दिखाई नहीं दे रहा है क्या? अभी मैंने 3 सर धड़ से अलग किए हैं। और बेटी कैसी है तू? मैं ठीक हूँ अंकल जी। दर्शक, एक हाथ से प्रसाद छुपा कर दूसरे हाथ से दोबारा ले रहे हो? दे दो दे दो। लगता है ये बुजुर्ग अपने गांव के नहीं है। प्रशांत बेटा। ए अनंत जी मेरे समधी को भी यहाँ आना है, वो घर पर इंतजार कर रहे होंगे। जाओ उन्हें लेकर आओ, जल्दी जाओ। जा। अरे पहले का पैसा बाकी वो दे दीजिए ना। अरे जब देखो तब पैसे की ही बात करता है। ये अभी तक नहीं सुना। ये पकड़िए। अच्छा मैं आता हूँ ना। क्या रे, जुआ खेल रहा है? सीआई साहब को पता चला ना तो काट के फेंक देंगे तुझे। सर, हाँ? हम लोग यहाँ पर कुछ नहीं कर रहे हैं सर। अगर आप जोर जबरदस्ती करेंगे ना तो सुन लीजिए, ठीक नहीं होगा सर। जो बे, जबान बहुत चल रही है क्या बे तेरी? ये बताओ ना बे तुझे। बेटा रामा, जरा उधर तो दे। अरे क्या वो सर, क्यों मार रहे हो? आखिर बात क्या हुई है? अबे तू कौन सी तो बहन को बचा लेगा? चल निकाल, चल। क्या चल रहा है यहाँ? मैं यहाँ का नया डेप्यूटी कलेक्टर हूँ, इस गांव का इंचार्ज रामाराव। बताओ क्या प्रॉब्लम है? ये पुलिस वाला तुम्हें क्यों मार रहा है? ये कोई नई बात नहीं है सर। चाहे कोई त्योहार हो या फिर कोई पार्टी, इनका सीआई ना हम 4-5 लोगों को उठाकर ले जाता है, हमसे खाना बनवाता है और मजदूरी करवाने के बाद हमें ढंग से खाना भी नहीं देता है सर। सर हम लोग इंसान नहीं है क्या? आप भी बताइए, हमें भूख नहीं लगती है क्या सर? सुनो ऑफिसर, ये कहीं नहीं जाएंगे, तुम निकलो, वरना मुझे तुम चारों पर एक्शन लेना पड़ेगा। चलो सीआई साहब को बताते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, जाओ। कभी पिछले महीने तक वही काम कर रहा था सर। और हाँ, उस बोर्ड पर अरे भाऊ, एक ही बात बार बार मत बोल। ये मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। ये कोई माचिस की डिब्बी है क्या जिसे मैं जेब में छुपाऊंगा? 4,500 किलोचा माल है, मोटे मोटे कंटेनर मध्ये। मेरी तेज नजरों से कुछ भी छुपाना इतना आसान नहीं है। साहब वो तू अपने स्वामी, 2 बड़े लोग आपस में बात कर रहे हैं ना। तू जा रे और बॉस को बोल दे, माल ढूंढ के खबर दे दूंगा। चल देख। ठीक है सर। तू बोल रहे। साहब वो लड़कों को लाने गया था, कोई बोल रहा था एक्शन लूंगा साहब। अभी तुम क्या कर रहे हो? मेडिसिन की प्रैक्टिस कर रहा हूँ।
कैसी चल रही है तुम्हारी प्रैक्टिस? बस समझ लो ठीक ही ठाक चल रही है। ऐसे ही कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ, खुद के सेटिस्फेक्शन। कोशिश करते रहो, मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है, चलो बाद में मिलते हैं। कौन है एक्शन लेने की बात कर रहा था? चार कान के नीचे खींचने का और लेके आने का। तुम लोग मुंह लटका के आ गए। समझ तो का स्वतः ढूंढो उसको। साहब ढूंढने की जरूरत नहीं है, साहब नहीं आ रहा। किधर है वो? वो देखिए वो साहब। आखिर है कौन बे तू? अपने आप को बड़ा शाना समझता है क्या? और क्या रे, मेरे आदमी 4 चोरों को पकड़ के ले जा रहे थे तो टांग क्यों अड़ाया? क्रिमिनल्स को पकड़ने से रोकना भी एक क्राइम होता है, पता है तेरे को? पता है। तुम जैसे पुलिस वाले क्रिमिनल्स को क्राइम करने से तो रोक नहीं पाते हो और बेगुनाहों को शिकार बनाते हो। ये हीरो वाले डायलॉग कहाँ से सीखे? कहाँ से आया तू? मैं तेरे ये पंच डायलॉग सुनने को नहीं आया है। तू कहाँ बोल रहा होता एक्शन लेगा तू? है तू क्या एक्शन लेने वाला है रे? अगर तू इधर का डिप्टी कलेक्टर या एमआरओ है ना, तो चुपचाप ऑफिस का कुर्सी गर्म करने का, स्टैम्प से ठप्पा मारने का और साइन करने का। पुलिस की पंगा रह गए सारे। ऑफिसर, मैं ऑफिस में बैठ के सर्टिफिकेट पे साइन करने वाला या राशन कार्ड बनाने वाला या मुफ्त की रिश्वत खाने वाला ऑफिसर नहीं हूँ। As an executive magistrate of this subdivision of the district, I am responsible for operating preventive sections of Code of Criminal Procedure. By the way, यहाँ पर जो भी इंसिडेंट हो रहे हैं, I clearly observed violation of fundamental rights, which is a crime. Crime तुम्हारे पुलिस वालों में किया है, मतलब all of you will have to appear and explain your stand in my office if you extend this issue any further. साहब, उसने ऐसा क्या बोल दिया साहब? आपको उसने ऑफिस में आकर जवाब देने के लिए बोला? नहीं तो क्या वो हम पर इंक्वायरी बिठा देगा क्या साहब? वो सब मेरे को नहीं पता स्वामी, लेकिन उसका बोलने का स्टाइल और फोर्स देख के लग रहा है कि शायद उसके पास पावर होगा। सुन रहे साहब, अभी अपना दिमाग बहुत गर्म हो गया, ठंडा करने के लिए कुछ बचा? ऐसी झक्कास लड़की बुलाया है ना साहब कि आपके शरीर में आग लगा देगी। चले क्या साहब? जरा सोच ले तो फिर से। मैं हनी स्वीट मेरा नशा सुन ले तू रे। मैं हूँ ना तेरी। त्योहार में इस बार गाना बजाना तो बहुत ही मस्त हो गया है ना? क्या रे भाई, तुमने दाढ़ी क्यों उड़ा ली? अरे मैं 1 महीने की छुट्टी पर हूँ, अगले हफ्ते ड्यूटी ज्वाइन करूंगा तो शेव कर लूंगा। तू भी तो त्योहारों पे ही दिखाई देता है, बाकी समय न जाने कहाँ गायब हो जाता है। तेरा क्या है, तू तो कुछ भी बोलेगा। ये स्टेट गवर्नमेंट की नौकरी है, बैठ के नहीं खिला रहे। हमारी हालत तेरे जैसे थोड़ी ना है। बहुत सारे प्राइवेट चैनल्स आ गए हैं, मेहनत नहीं करेंगे तो खड़े भी नहीं रह पाएंगे। गंगाधर, तू कितनी भी मेहनत कर ले, तेरा खड़ा होना मुश्किल है। पहले से बहुत सारे चैनल्स आ गए हैं, तेरी तो लुटिया डूबनी है ना। बोरिया बिस्तर बांध ले। क्या रे सलीम, तुझे भी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। सेल फोन टेक्नोलॉजी स्पीड से बढ़ रही है, आगे फ्यूचर में लैंडलाइन फोन गायब हो जाएंगे। हम लोग तो मेहनत करके डिपार्टमेंट को बचा ही लेंगे। अरे वाह, बचपन के सारे दोस्त एक साथ। अरे रामाराव, सुना तुम हमारे जिले में ट्रांसफर होके आए हो, सच है क्या? हमारे दोस्त हो, कुछ फायदा मिलेगा? वैसे भी यहाँ कोई समस्या तो है नहीं। ड्यूटी कब से ज्वाइन कर रहे हो? कल से। मतलब ये कल से दिखने वाला नहीं है। वो नया ऑफिसर कब आएगा पता नहीं। पहले वाला ऑफिसर था तो काम का कोई टेंशन नहीं था, सुकून की जिंदगी थी। गजानन, वहाँ क्या कर रहा है? अरे सर आ गए, लोगों से बात कर रहे हैं। क्या कर रहा है? जल्दी आ, जल्दी आ। नमस्कार सर, मेरा नाम गजानन है सर। आपने मुझे कहा होता। आप ये खुद क्यों कर रहे हैं सर? मैं लोगों को बाहर भेज देता हूँ, आप आराम से कुर्सी पर बैठिए सर। मैं तुझे सिर्फ 15 मिनट दे रहा हूँ, पूरा स्टाफ मेरे सामने होना चाहिए। सब लोग आ गए? मैं यहाँ पर सिर्फ 2 ही बात कहूंगा। पहली, जब तक मैं यहाँ पर चार्ज में हूँ तब तक ढेर सारी फाइल्स और पब्लिक का लाइन में खड़े रहना नहीं होना चाहिए। ये कभी मत सोचना कि आई एम अंडरपेड, समझ गए? इसके बजाय मेहनत और लगन से काम करने की भावना होनी चाहिए। दूसरी बात, रेवेन्यू रिकॉर्ड्स में बदलाव करना, बड़े पत्थरों का घोटाला, रेत और मिट्टी की हेराफेरी करना, बर्थ एंड डेथ नेटिविटी सर्टिफिकेट्स, प्रॉपर्टी का इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी के क्लियरेंस जैसे सारे मामले। मैं जानता हूं इन सब मामलों में रिश्वत ज्यादा मिलती है, बंद कर दो। हम यहाँ आपकी जेब गर्म करने नहीं बैठे हैं। रिमेम्बर,
हमारे देश के संविधान में जितने भी सेक्शंस हैं, हम ही उनके बॉस हैं और हम ही उनके नौकर। एनी क्वेश्चंस? मेरी कही हुई दोनों बातें जिसे मंजूर हो वही यहाँ काम कर सकता है और अंदर आ सकता है, नहीं तो नो पे लीव अप्लाई करके ट्रांसफर के लिए ट्राई करो। ओके? देयर इज नो प्राइवेसी, नो प्रोटोकॉल इन माय ऑफिस। ट्रांसपेरेंसी, आप जो काम करते हो मुझे दिखना चाहिए। ओनली प्रोग्रेस शुड मैटर। सर, इनकी अर्जी बहुत दिनों से पेंडिंग है। किसान है बेचारे, 2 एकड़ की जमीन के लिए इन लोगों ने सरकार को एप्लीकेशन दिया था सर, लेकिन वो ऊंची जाति के हैं। मैंने बोला कि उन्हें ये जमीन नहीं मिल सकती, फिर भी रोज ऑफिस आ रहे हैं सर। लेकिन अभी वो मेरे पीछे ही पड़ गया है, बोल रहा है आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। किसान अगर 15 हफ्ते जमीन पर मेहनत ना करे तब तक हमें अनाज खाने नहीं मिलेगा। आज के कामों के लिस्ट में इनकी फाइल भी होनी चाहिए। मैं साइन कर दूंगा। गवर्नमेंट कोर्ट जाएगी। जब तक मैटर कोर्ट में चलेगा मैं रिटायर हो चुका हूँ। तब तक ये खेती करके अपना गुजारा कर लेंगे। मालिक, जिंदगी में मैंने सोचा भी नहीं था कि मुझे जमीन का एक छोटा टुकड़ा भी मिलेगा, पर आपकी वजह से मेरा सपना पूरा हो रहा है। जो जमीन आप मुझे दे रहे हो उस पर मैं माड़ी को गाऊंगा, सोना उगाऊंगा। आप देखना मालिक। हाँ, एक आदमी इतना सारा काम कर सकता है। हम जो काम सालों में नहीं कर सके, इन्होंने हफ्तों में कर दिया। क्या अंदाज है सर का? पहले कैसा था? रोज ऑफिस बंद होने से पहले 30 लोग इंतजार में खड़े रहते थे, और आज देखो अभी आधा घंटा बचा है और सिर्फ 2 लोग बाकी हैं। हमारे साहब जादूगर हैं। बड़ा ही जादू कर दिया है। हमने कितनों के नीचे काम किया है, सच कहूं तो अब कोई भी याद नहीं है, लेकिन इनकी वजह से हम सब सुधर गए। ये तो जादूगर है। सुनो आनंद जी भैया, आप इन्हें शॉपिंग करने के लिए तुझे टाउन भेजा तो मुझे ऑफिस आकर डिस्टर्ब मत करना, समझा? अरे भैया, बार बार ऐसा थोड़ी ना होता है। उस बुड्ढे को देखो कैसे बीच रास्ते में चल रहा है। आनंद, आनंद, अरे ओ बुड्ढे, ओए, कब से भैया हॉर्न बजाए जा रहे हैं? नहीं दे रहा है क्या? हाँ? टक्कर लगेगी तो सीधे ऊपर चला जाएगा। बेवकूफ कहीं का। बुजुर्ग से कैसे बात कर रहा है? अरे छोड़ो ना भैया। तुम पे भरोसा ही नहीं करना चाहिए था। सोचा था काम आसान हो, इसीलिए मैंने उठाया। और वहां पे तुम लोग मेले में सिर्फ ऊपर से नीचे घूमते रहे। कैसे लोग आते हो जाते हो, आते हो जाते हो, किसी काम के नहीं हो। सर, मुझे ऐसा लगता है कि माल जो है वो दूसरे रूट से एक्सपोर्ट हुआ है। माल एक्सपोर्ट नहीं हुआ, ये मैं लिख के दे सकता हूँ। और ये बात मैं नहीं बोल रहा, वो जो माल डायरेक्टली एक्सपोर्ट करता है ना, गोडाउन, उसने बोला तुम सब लोग माल ट्रेस नहीं कर पाए। अब माल देश में है ही नहीं, ये बोल के येड़ा मत बनाओ। सर, एक काम करते हैं, 4-5 टीम रख लेते हैं और उन्हें यहाँ वहाँ भेजकर खुफिया तरीके से जासूसी करते हैं। रिश्तेदारों को काम पे लगा। अरे क्या कर रहे हो यार, मेरी बात लगाने पे तुले हुए हो। माल को किसी भी तरह ढूंढना होगा और सरकार को ये बात पता नहीं चलनी चाहिए, नहीं तो लग जाएंगे। इतना सारा माल देश से एक साथ चला जाएगा तो भूचाल आ जाएगा। इसमें मेरा जान भी जा सकता है। मिस्टेक नहीं होना चाहिए। काम चुपचाप करो, लेकिन जल्दी जल्दी करो। ठीक है सर। निकलो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये वाली मालनी की है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये मालनी की है, ये भी मालनी, और ये भी मालनी की है। ये सब क्या है? इसका नाम मालिनी है सर। नदी के पास रहती है। जायदाद ट्रांसफर करने के लिए उसने एप्लीकेशन भेजी थी, जो कि हमने रिजेक्ट कर दी है। उसी सिलसिले में वो लेटर लिखती रहती है। सुना है कि बहुत बड़े परिवार से है वो। अरे ये कहाँ चलती है?
कितने सालों बाद तुम्हें देख रही हूँ। क्या बात है, तुम तो जरा भी नहीं बदले। अंदर आओ ना। कोई बात नहीं, मैं यहाँ बैठ जाता हूँ। तुम्हारा नाम क्या है बेटी? राजलक्ष्मी। मैं अभी आती हूँ। स्कूल जाती हो? गुड गर्ल। ये लो रामा। कैसे हो तुम? और तुम गांव कब आए? तुम्हारा एक बेटा भी है ना? अनंत कैसा है अभी? क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो? दरअसल हुआ क्या था? बेटा, तुम अंदर जाकर खेलो। मेरी जिंदगी में बहुत से बदलाव आए। उनमें से एक ये है, मेरे पति का नाम सुरेंद्र है। मेरे पापा के साथ वो नॉर्थ में कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे थे। शादी के पहले से ही पापा को मेरे पति बहुत पसंद थे और फिर शादी होने के बाद हम लोग यहीं सेटल हो गए। काम के सिलसिले में उन्हें अक्सर दूसरे शहर जाना पड़ता था। उनके फ्रेंड वर्मा के पास कुछ नए बिजनेस प्लान्स थे, तो इन्होंने कहा मिलकर आता हूँ। ये कहकर गए और इतना रो चुकी हूँ कि अब मेरे आंसू भी सूख गए। वैसे ये सब तुम्हारे हाथ कैसे लगा? डेप्यूटी कलेक्टर बनकर कुछ दिन पहले ही मेरा यहाँ ट्रांसफर हुआ है। अच्छा? घर में और कोई नहीं है? इन्हें ढूंढने ससुर जी गए थे और रोड एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। पहले सब कुछ ठीक था। जब तक सुरेंद्र थे तब तक उनके पार्टनर्स हमसे मिलने यहाँ अक्सर आया करते थे। अब तो बस सब धमकी देने के लिए ही आते हैं। पुलिस के पीछे, लॉयर के पीछे, तुम्हारे ऑफिस के चक्कर लगा लगा कर तो मैं थक चुकी हूँ। रोज एक लेटर भेजती हूँ। मुझे पता है इससे कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन मेरे मन का बोझ थोड़ा हल्का हो जाता है। इसी वजह से मैं भेज देती हूँ। इनकी वजह से फायदा होगा। लेटर्स की वजह से मैं यहाँ पहुंचा। आज के बाद ये मेरी जिम्मेदारी है। मैंने उसका दिल तोड़ा, उसके बावजूद मुझे अपने दिल में बसाकर मुस्कुराते हुए रामा मुझसे दूर चला गया था और उसने कभी मुझे कोई तकलीफ नहीं दी। आज पूरे 7 साल हो गए हैं और अब मैं जब मुसीबत में हूँ तो मुझे भरोसा दिलाया कि सब ठीक हो जाएगा। पर रामा को देखकर मुझे हमारा दिन याद आ रहा है। रामा राव, ये नाम सुनते ही दिल में जैसे घंटी सी बजने लगती है। रामा राव जिस स्कूल में पढ़ता था वहाँ की लड़कियाँ अपना सिर उठाकर चला करती थी। तेरी तो बताओ क्या तुझे मैं? हाँ बता। चल रे। जब मैंने पहली बार रामा राव को देखा तो ऐसा लगा जैसे मैं उसे कई सालों से जानती हूँ। ए आनंद, चीटियों को क्यों मार रहे रे? मास्टर जी ने क्लास चालू कर दी है, चल अंदर चल। बचपन से यही इच्छा थी कि मैं उसके साथ इज्जत से अपनी जिंदगी बिताऊं। हिंदी भाषा क्या है? हमारी मातृभाषा, नेशनल लैंग्वेज। कोई और भाषा ना आए तो भी चलेगा, लेकिन अगर हिंदी ना आए तो तुम किसी काम के नहीं रहोगे। सर, मातृभाषा के साथ राष्ट्रभाषा सीखने में कोई बुराई नहीं है। मातृभाषा की बुराई हमें नहीं करनी चाहिए सर। भले हिंदी किसी की मातृभाषा ना हो, पर अधिकारिक भाषा तो है। रामा राव के बात करने का स्टाइल, उसका नजरिया, सब कुछ बिल्कुल अलग था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, उम्र के साथ उसके प्रति मेरा प्यार भी बढ़ता गया। अब तक 2 बस जा चुकी हैं। अगर तुमने मुझे नहीं छोड़ा तो लास्ट बस भी चली जाएगी। अच्छा, लगता है जितना प्यार मुझसे करते हो उससे ज्यादा गवर्नमेंट जॉब से करते हो। दिल्ली चले जाओगे और फिर उसके बाद जॉब की ट्रेनिंग के लिए 4 महीनों तक यहाँ नजर भी नहीं आओगे और तुम्हें कोई परवाह ही नहीं। अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। जल्दी से ये जॉब पक्की कर लो और फिर हम शादी कर लेते हैं। मुझसे शादी करोगे ना रामा?
उसके बाद तुम्हारी मर्जी। ओके? तो तुम गांव कब वापस आओगे? आने वाली 25 तारीख को। ठीक है ना? मेरे दोस्त का घर पड़ता है, उसके यहाँ चलना है। पता है उसको दुबई में नौकरी नमस्ते करनी है। नमस्ते बेटा। नमस्ते। मामा जी आप कैसे हो? रामाराव, हाँ, ठीक मैं है ना? ठीक हूँ। अरे माँ लक्ष्मी आइए बैठिए ना। लड़के वाले आ गए हैं, लड़की को लेकर आओ। मेरी इकलौती बेटी है, नंदिनी नाम है। ये क्या पापा? ये लड़की कौन है? मालिनी के बारे में आप जानते हैं? जानता हूँ, इसीलिए तो लेकर आया। मालिनी की शादी हो गई है। क्या? ये क्या कह रही हो? मालिनी की शादी हो गई है? बेटा हम ये नहीं जानते कि मालिनी ने किन हालात में ये फैसला लिया। हमारे मन में डर था कि ये सुनकर कहीं तुम्हारा दिल न टूट जाए, यही सोचकर तुम्हें नहीं बताया। अब अगर तुम उसे अपना लो तो हम सबके लिए अच्छा होगा। नहीं पापा, इसके लिए मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, फिर उसके बाद आप जैसा कहेंगे वैसा होगा। या तो किसी की जान पर बनाई होगी या तुम्हें मजबूर किया होगा। कोई तो वजह होगी जो तुमने शादी कर ली। इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है मालिनी। हमारा प्यार हम दोनों के बीच की बात थी, लेकिन शादी परिवार की मंजूरी से होनी चाहिए। प्यार में फैसले तो प्यार करने वाले लेते हैं, लेकिन शादी के फैसले बुजुर्गों के आशीर्वाद से होते हैं। क्यों किया, किस लिए किया, ये सवाल मैं तुमसे नहीं करूंगा। तुम्हें काफी दिनों से देखा नहीं था, इसलिए मिलने बुलाया। मालिनी एक बार सर उठा कर देखो। तुम्हें बताए बिना मैंने शादी कर ली। यही सोचती रही कि तुम जब मिलोगे तो तुम्हें क्या जवाब दूंगी। पता है मैं इतने दिनों से यही सोच सोच कर कितनी परेशान हो रही थी, पर तुमने एक पल में बोझ हल्का कर दिया। मेरे पापा ने अपने पार्टनर के बेटे से मेरी शादी फिक्स कर दी, और जब उन्होंने घर पर बताया तो उनके चेहरे पर इतनी खुशी थी कि क्या बताऊं। उस शादी को रोकने के लिए मुझे बस एक काम करना था, तुम्हारा नाम बताना था, पर उनका अपमान ना हो, उन्हें दुख ना हो, और उनके दुख का कारण तुम ना बनो, इसलिए मैंने कुछ कहा ही नहीं। जो लड़की हमारे घर की बहू बनने वाली थी, क्या किस्मत पाई है उसने। शायद उसे कुछ मदद चाहिए थी, तुमने पूछा नहीं उससे। वो बात करेगी तो उसे बुरा लगेगा, लेकिन प्रॉपर्टी के लिए उसने एप्लीकेशन डाली है ना, उसमें मदद कर सकते हो। इस मामले में उसकी मदद हो जाए तो उसकी समस्या कम हो सकती है। ये एक छोटा सा एप्लीकेशन है, लेकिन कानून की नजर में बहुत बड़ी समस्या। लापता लोगों के लिए हम 7 साल तक कुछ भी नहीं कर सकते। 7 साल के बाद ही एविडेंस एक्ट 107 एंड 10A सेक्शन के तहत एजम्पशन ऑफ डेथ में विल बदली जा सकती है। ठीक है, तुम्हें जो समझ में आए वो करो। यही घपला पिछले हफ्ते भी किया था, अभी भी यही कर रहे हो। 10-15 गांव ढूंढने को बाकी है सर, शायद कोई क्लू मिल जाए। सिर्फ कहानी सुना सुना के गांव गांव घूम रहे हो। मेरे को माल के बारे में तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है तुमने। अगर काम नहीं होता है ना तो बोल दो, मैं एक छुट्टी लेकर मिट्टी में उतर जाता। नहीं सर, कुछ वक्त दे दीजिए, मैं जल्दी आपको खबर दे दूंगा। मुझ पे भरोसा रखिए सर। ठीक है, बाद में बात करते, चलो। जी ठीक है सर। अरे मैनचेस्टर साहेब, क्या बात है, आज हमारे ऑफिस में आ गए। अरे इधर तो मिसिंग केस है ना मैडम, आप ही मालिनी है क्या? अरे आप कितने सारे लेटर लिखते हो, अभी तक पुलिस को कुछ पता नहीं चला। जैसे मालूम पड़ेगा बता रहे, आप जा सकते। कंप्लेंट देकर 1 साल हो गया है।
तक एफआईआर फाइल क्यों नहीं हुई? वो आदमी जिधर मिस हो गया ना उधर ही जाके कंप्लेंट लिखवाने भाई फाइल करो एफआईआर। जुरिस्डिक्शन के हिसाब से तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम एफआईआर फाइल करो। खैर, एफआईआर फाइल नहीं की, जो कंप्लेंट लिखवाई थी तुमने उसका क्या किया? हेलो, मैंने क्या हासिल किया जानने का? कशाला मेरा प्रोग्रेस, मेरा अटेंडेंस, ये मेरे से मेरे सीनियर भी नहीं पूछते, और तू आया बड़ा मेरे से पूछने वाला थी। ठीक है, हम लोग ने कोई भी प्रोग्रेस नहीं किया। हाँ, 1 मिनट के लिए ऐसा मान लेते। तू एक बात बताना, इनके पति को घर वालों ने भी ढूंढा, उन लोग ने क्या हासिल कर लिया? हाँ? कोई भी उठता है बड़ा निकालने पुलिस स्टेशन आ जाता है, हम लोग तो इधर खाली बैठे हैं ना। अच्छा, वैसे तेरे को इसमें इतना ज्यादा इंटरेस्ट काहे को? अरे मैडम, आप गलत मत समझिए। मैं यहाँ पर इनके साथ कोई रिक्वेस्ट करने नहीं आया हूँ। सब डिवीजन मजिस्ट्रेट होने के नाते पूछ रहा हूँ कि मेरे गांव का एक आदमी मिसिंग है, उसका क्या हुआ ये जानने आया हूँ। कोई सुरेंद्र नाम का आदमी है, पूरे गांव में उधारी लेके भाग गया है। किसी के हाथ से चीटिंग का केस लिखवा दे। जी सर। वो आदमी लोगों को फंसा के भाग गया है, ये लिख के केस क्लोज कर। जो आएगा उसको जवाब देता रहूंगा ना तो 24 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। निकलो, हाँ निकलो निकलो, दावत नहीं है घर जाने का। हाँ क्या लाइफ हो गई, कोई भी ऐरा गैरा आता है और जवाब मांगने लगता है। क्या दिन आ गए। इसके अंदर इतना चर्बी भरेला है ना, इसीलिए इसको सब कलेक्टर की पोस्ट से डिमोट करके इधर भेज दिया है। सवाल तो ऐसे कर रहा था जैसे होम मिनिस्टर स्वतः हीरो समझ तो। मेरे को बताओ, अपने पुलिस स्टेशन में आके अपने से ही सवाल करने का किसी ने हिम्मत किया है? तुम वापस क्या को आ गया? गलत इल्जाम लगा के केस क्लोज करने की सोचना मत। ये चीटिंग केस नहीं, मिसिंग केस है जिसकी जड़ तक मैं जाऊंगा ऑफिशियली। उसके बाद तेरे से इन्वेस्टिगेट कराऊंगा, उसके बाद इस स्टेशन का चार्ज मैं लूंगा। लॉकअप में 2 मौतें हुई हैं, ये कहकर इंक्वायरी के नाम पर तुझे मेरे ऑफिस में 3 बार बुलाऊंगा, फिर 4 साल तुझे घर बिठाऊंगा। हाँ, देख रहे वो चला गया कि इधर खड़ा है? चला गया साहब। अरे यार, ये आदमी किस मिट्टी से बना है? कौन है यार ये स्वामी? जब भी मिलता है डराता रहता है, बलते बलते रूल सुनाकर सवाल के जवाब मांगता रहता है। ये है वर्मा। उसके हाथ में जो गिफ्ट बॉक्स है उस पर वर्मा नाम लिखा है। इसका एड्रेस पता करना होगा। सुरेंद्र बिजनेस के सिलसिले में वर्मा से मिलने गया होगा, शायद वर्मा बिजनेसमैन हो। सुन, घर में कोई पुराना कैलेंडर है? वेरी गुड, जाकर लेकर आओ। बेटा, वर्मा जी है क्या? वो घर पर नहीं है। क्या आप पापा के फ्रेंड हैं? कौन हो तुम? यहाँ क्यों आया? मतलब सुरेंद्र तुम्हारे करीबी हैं। घर से मेरे बेटे से मिलने के लिए निकला था, तब से कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। इतना ही ना? ये भी बहुत पुरानी बात बता रहे हो। इतना लंबा सफर किया और कोई फायदा नहीं हुआ। मेरे बेटे को दुबई गए काफी दिन हो गए, और वैसे भी मेरे बेटे का कोई सुरेंद्र नाम का फ्रेंड नहीं है। तो ये क्या है? आपका बेटा ही है ना? आपके बेटे के पास जो खड़ा है उसका नाम सुरेंद्र है। क्या ये एक दूसरे को जानते नहीं? हो सकता है। तो क्या आप कुछ छुपा रहे हैं? हाँ, छुपा रहा हूँ। समझ में आ गया ना? जाओ यहाँ से, जाओ। तुम क्या देख रही हो? हाँ, चलो अंदर चलो।
माही थी वो इसमें है। क्या मैं 2 मिनट तो ठीक है, तो इधर आओ। ये क्या है? तेरी दोनों हाथ से लिखने की आदत नहीं है ना, सारी डिटेल्स लिखे जा रहा है। यही तो मेरा काम है। ठीक है ना, तो इन दोनों में से तुझे जिस पर ज्यादा भरोसा है उसे बुला। श्रीधर, जी सर। सर, आपने जो आइडेंटिफाई किया है पिछले साल मई में 10 से 15 कंटेनर्स इस रूट से गए हैं और ये सब हमारे चेक पोस्ट के रिकॉर्ड्स में लिखा हुआ है। सर, यहाँ से जो भी कंटेनर्स गए हैं ना, उन सभी कंटेनर्स के नीचे एक अजीब सा निशान बना हुआ है सर। अरे माँ जी, आपने घी मंगाया था ना, ये लीजिए। अरे आनंद, आजा बैठ, गरम गरम खा ले। अरे नहीं भैया, अभी मुझे बहुत काम है। आपको क्या है भैया, जायदाद है, अच्छी नौकरी है। जब मैं भी सेटल हो जाऊंगा ना, तो बिल्कुल आप ही की तरह बैठ के खाऊंगा। चलता हूँ। अरे खाना खाने में और सेटल होने में क्या संबंध है? संबंध है भैया। ये भी पागल है। क्यों पिताजी, बहुत टेंशन में लग रहे हो? तुम जो कर रहे हो वो हमें पसंद नहीं है। तुम्हें घर आकर 1 हफ्ता हो चुका है। ऑफिस जाना छोड़कर तुम उस सुरेंद्र को ढूंढ रहे हो। ये भी ऑफिस का ही काम है। कोई आगे नहीं आएगा तो केस सॉल्व कैसे होगा? दुनिया में एक ही केस बचा है क्या? एक की मदद करने के लिए सब कुछ भुलाकर उसके पीछे दौड़ना ठीक है? आप बुरा ना माने तो एक बात कहूँ क्या? आप जो भी काम करते हैं उसमें 10 लोगों का फायदा ही होता है, लेकिन इस केस में आप एक इंसान के लिए इतनी भागदौड़ कर रहे हैं। लोग अलग अलग तरह की बातें बनाएंगे। समझी जी 10 दिन से सोए नहीं है ठीक से। बेटी को भी बात की फिक्र रहती है। महालक्ष्मी, आपको भी कुछ बोलना है क्या? कुछ भी नहीं। एक बात समझ लीजिए, मैं सिर्फ मालिनी के हस्बैंड के लिए यहाँ पर इतने दिन से नहीं घूम रहा हूँ। एक तो नहीं, पूरे 20 लोग गायब हैं। ज्यादा भी हो सकते हैं। उनकी गिनती कोई नहीं जानता। सुरेंद्र की छानबीन की तो वर्मा की छानबीन की तो उसका असिस्टेंट राजा की छानबीन की तो वेंकट। ऐसे गुमशुदा लोगों की लिस्ट बड़ी लंबी है। पत्नी इंतजार में बैठी है कि पति घर कब लौटे। बूढ़े बाप को अपने बेटे का इंतजार है। अपनों के लिए आंसू बहाते बहाते उनकी आंखें भी सूख गई हैं। घर चलाने के लिए बहनें सब्जियां बेच रही हैं। छोटा भाई पेट भरने के लिए पढ़ाई छोड़कर दूध बेच रहा है। बच्चों को 2 वक्त की रोटी खिलाने के लिए गांव की औरतें अपनी आबरू की भी परवाह नहीं कर रही हैं। हमारा बेटा सब कुछ था, बस मैं ढूंढने गए तो इन्होंने अपना पैर खोल दिया। बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। ये 20 लोग जो लापता हुए हैं वो हमारे ही गांव या जिले से हैं। चंदन की स्मगलिंग के चक्कर में ये लोग गायब किए गए हैं। इस बात के पूरे सबूत है मेरे पास, इसलिए मैं केस की तह तक जाना चाहता हूँ। 1 हफ्ते से आप मुझे नहीं देख पा रहे हैं तो आपको तकलीफ हो रही है, तो सोचिए उन पर क्या बीत रही है जिनके अपने महीनों से गायब हैं। पति के लिए पत्नी, बेटे के लिए माँ बाप, बाप के लिए बेटा बेटी महीनों से इंतजार कर रहे हैं। उन सब के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ। मेरे पास जितने सबूत है मैं पुलिस को देने जा रहा हूँ। वही केस को आगे बढ़ाएगी। मैं इसमें नहीं पढ़ूंगा, ठीक है ना? अब तो खुश हो? ठीक है। मैं आपसे नहीं, अपने बेटे से बात कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। अरे सर खाने को फिर से आ गया। अरे पहले कौन से केस के लिए आए थे और अब ये कौन सा केस कर रहे हो? ग्रेट। आपने सोचा होगा चंदन की स्मगलिंग की बात करेंगे तो मैं सीरियस हो जाऊंगा, है ना? आपको ये कहानी का आइडिया ये पेड़ों को देख कर आया होगा, है ना? आपके जितना स्मार्ट नहीं हो लेकिन मैं भी शार्प है। हाँ, ये कोई कहानी नहीं, सच है। क्या सच है? अरे वो चेक पोस्ट के रजिस्टर में ग्रेनाइट लिखा हुआ है ना, तो चंदन के बारे में काय को पूछ रहे हैं? तिरुपति में ग्रेनाइट नहीं है। तुम ये बताओ कि ग्रेनाइट हमारे इलाके में मिलता है क्या? सच्चाई ये है कि दूसरे राज्यों से आने वाला ग्रेनाइट चेन्नई में एक्सपोर्ट किया जाता है। यहाँ के चेक पोस्ट में वर्मा के कंटेनर की एंट्री की गई है, मतलब माल मैंगलोर पोर्ट उतरा, यानी यहाँ के लोग माल लेकर मैंगलोर पोर्ट गए और वापस नहीं आए। चलो आपकी बात मान लेते, लेकिन जो सुरेंद्र मिसिंग उसका वो कंटेनर की लिस्ट से क्या संबंध है? मतलब वर्मा का बच्चा सुरेंद्र के साथ मिलकर स्मगलिंग कर रहा है? गलत सोच रहे हैं आप।
अगर ऐसा होता तो उन लोग के अलावा बाकी लोग भी मिसिंग होने चाहिए ना। उनके घर वाले क्यों नहीं आए? वो लोग क्यों चुप बैठे हैं? मेरे पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट देने के लिए उनमें से कोई भी क्यों नहीं आया? उनका कोई एड्रेस है आपके पास? सॉरी सर, इससे ज्यादा डिटेल्स नहीं है। सुरेंद्र का चीटिंग केस नहीं है, मिसिंग केस है, ये मुझे प्रूव करना था जो मैंने किया। अगर ऑफिशियली आपको मेमो चाहिए तो भेज दूंगा। जरूरत नहीं, वो मेमो हमको नहीं चाहिए। आपका ये मिसिंग केस एकदम सीरियसली लेगा। गड़बड़ है मुरली, मालिनी से लेके माल तक सारा लिंक बिठा रही है, इसका कुछ करना पड़ेगा। मैं जानता है कि गवर्नमेंट का नौकरी में बहुत सारा जिम्मेदारी उठाना पड़ता है, लेकिन ये सब नहीं करने का। और अगर ये सब करने का ही है ना, तो मुंह बंद करके चुपचाप करने का। अभी क्या होएगा, ये सारा जिम्मेदारी मेरे को उठाना पड़ेगा, वो मैं उठा लेगा। लेकिन आप ऐसा फिर से कुछ करेंगे ना, तो ये देखो ऐसा एक्सीडेंट होएगा और ऐसा टांग टूटेगा। छोड़ो, मेरे को ये सबसे क्या है, मैं तो रिपोर्ट में लिख देगा कि एक्सीडेंट तुमने किया। एक्सीडेंट डायरेक्ट तुम्हारी वजह से हुआ है, इसलिए हमें ऐसा एक्शन लेना पड़ रहा है। इसलिए हमारी इंक्वायरी कमेटी रामा राव को 6 महीने के लिए सस्पेंड करने की सोच रही है। सर, इफ यू डोंट माइंड,
ऑफ इन्वेस्टिगेशन 6 मंथ्स बहुत ही ज्यादा है, वो भी रामा राव के खिलाफ। बस एक एक्सीडेंट ही तो था और इसने पब्लिक की हेल्प भी तो की थी। सो आई प्रपोज 3 months of suspension and I request you to consider that. I'm okay with this. Thank you, sir. Better be safe than sorry next time, Mr. Ramarao. Thank you, sir. मेरे फोन करते ही तुम सब यहाँ आ गए, इसके लिए शुक्रिया। तुम सबको यहाँ पर बुलाने की एक बहुत ही खास वजह है। ट्रांसफर होकर जब मैं यहाँ आया तो हमारे जमाने में उसका बाप यहाँ का मेंबर था, अभी वो मेंबर ही नहीं रहा। जाओ जाओ, जिसको देखो वो माल के बारे में पूछने चला आता है। माल मतलब? माल से तुम्हें क्या लेना देना, तुम अपना काम करो। सर, माल मतलब लाल चंदन सर। वहां जाकर मुझे पता चला कि गुमशुदा 20 लोगों का और माल का कोई तो संबंध है। अरे भाई, इतने लोग उस लिस्ट में से कोई भी पुलिस कस्टडी में नहीं है, मैं चेक कर चुका हूँ। इसलिए मैं भी अलग रूट पर चल पड़ा। जब मैं पहली बार तिरुपति गया तो शेषा आश्रम फॉरेस्ट किया। आस-पास जाकर मैंने सारी खुफिया जानकारी हासिल की। इस पूरे स्मगलिंग नेटवर्क में कुल मिलाकर 5 लेयर्स हैं। नंबर 1, वुड कटर्स, पेड़ काटने वाले मजदूर। तमिलनाडु राज्य से तिरुवरम के चवाड़ जिले से मजदूर यहाँ आते हैं। सेकेंड, लोडर्स, शेषा फॉरेस्ट इलाके के लोकल लोग हैं। ये सीक्रेट लोकेशन पर लकड़ियां पहुंचाते हैं। थर्ड, कीपर्स, ये लोग भी वहीं के लोकल्स हैं। सीक्रेट लोकेशंस पर कुछ दिन तक ये लोग चंदन को छुपा कर रखते हैं। शायद आप लोग नहीं जानते हो कि चंदन के छोटे से टुकड़े को भी पानी के अंदर डालोगे तो खराब नहीं होता। कभी कभी 1 महीने तक नदी में, तालाब में छुपा कर रखते हैं। फोर्थ, ट्रांसपोर्टर्स, वर्मा जैसे लोग, सीक्रेट लोकेशन से माल पोर्ट तक लेकर जाने वाले। फिफ्थ, द एक्सपोर्टर्स, ये लोग कंपनी के नाम से लाल चंदन को ग्रेनाइट, फूड नहीं तो तंबाकू के नाम पर एक्सपोर्ट करते हैं। देखा जाए तो सबसे कम रिस्क ट्रांसपोर्ट में है, पर गौर करने वाली बात यह है कि वही लोग लापता है। इन 5 लेयर्स के अलावा इस काम को चलाने वाला कोई और ही किंग है, और यही किंग इस साम्राज्य का डॉन है। और इस बार जो लोग 10 कंटेनर लेकर गए थे वो सारे लोग गायब हो गए हैं, और मुझे लगता है कि डॉन के आदमी भी उन सब लोगों को ढूंढ रहे हैं। इस केस को क्रैक करने के लिए तुम्हें जो पता है बताओ, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम सबको पता है ना, मैं मैसूर के दूरदर्शन में काम कर रहा हूँ। मैंगलोर पोर्ट की कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। लाल चंदन पर उस वक्त हम लोगों ने कोई एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, उससे कुछ ना कुछ हेल्प मिल जाएगी। तुम्हारे पास किसका कॉन्टेक्ट? मैसूर फोन करके मैं अपने कलीग से नंबर ले सकता हूँ। जैसा कि कल रात को मैंने बताया था, मैंने अपने ऑफिस में कॉल करके कलीग से उसका नंबर ले लिया है। तुम्हारा शेफ बिल्कुल सही था, वो सारे लोग अभी माल को ही ढूंढ रहे हैं। तुम चाहो तो उन्हें मिल सकते हो। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। ये लो। ठीक है। बस स्टैंड का बोल रेलवे स्टेशन लेकर आया भैया। अरे एक जरूरी काम से जा रहा हूँ, तू जा। भैया, हाँ, जा कहाँ रहे हो? एक सुरेंद्र है जिसे तू नहीं जानता। अरे मिसिंग केस के सिलसिले में मैं बेंगलुरु जा रहा हूँ उसे ढूंढने। घर वाले अगर पूछते हैं तो कह देना मैं हैदराबाद जा रहा हूँ। ओके, निकल, बाय।
कदम बढ़ाने का, इंक्वायरी करने का रे। रामाराव बेटा, फिलहाल तेरे साथ बहस करने का टाइम नहीं है। मेरे घर पर मातम का माहौल छाया हुआ है, तो गलती से भी मुझे बिना मतलब के फंसाने की कोशिश मत कर। कोशिश करेगा, करना ही पड़ेगा ये। क्या बोला था? पहली बार मिला था तब कुछ बोला था ना? हाँ, वो पुलिस वाले क्रिमिनल्स को क्राइम करने से रोकते नहीं, लेकिन हमेशा बेगुनाहों को शिकार बना देते। अब क्या करूं? तू क्रिमिनल है ना, तो चल पुलिस स्टेशन चल। ऊपर से ये सब गवाह लोग खड़े, तभी तेरे को पुलिस स्टेशन लेके जाना बहुत जरूरी है। नहीं, इस सबसे पहले तेरे लिए तेरा जॉब इम्पोर्टेंट है। तू वरंगल के रेलवे ट्रैक पर पैदा हुआ, पला बड़ा झोपड़ियों में। तेरे दादा दादी नाना नानी ने तुझे झोपड़पट्टी की गंदगी दी है, और तेरे बाप ने तुझे चप्पलों से पीटा और पीठ भर के गालियां दी। तेरी औकात और तनख्वाह के हिसाब से तेरी जायदाद सिर्फ 10 या 15 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन इस वक्त 3-4 करोड़ से भी ज्यादा है। सबूत के तौर पर सारे पेपर्स, पासबुक और बाकी डिटेल्स मेरे पास है। और सुन, तूने झूठे कागजात देकर ये पुलिस की नौकरी हासिल की बेटा। बचपन में गोद लेने वाला पुलिस ऑफिसर था, ये कहकर फेक सर्टिफिकेट बनवाया। कंपैशनेट अपॉइंटमेंट की मदद से तूने ये पुलिस की नौकरी हासिल की। बस मुझे एक रजिस्ट्री भेजनी होगी और तेरा ये जॉब खल्लास। हाँ बेटा, छतरी पकड़। ये क्या है? वो इंस्पेक्टर यहाँ शेर की तरह आया था और अब चूहे की तरह भाग गया। ऐसा क्या कहा तूने उसे? बताएगा ये सब हो क्या रहा है? अनंत ने कोई जायदाद खरीदी है क्या? उसके पास आपने कभी ढेर सारे पैसे देखे? मैं जो तुझसे पूछ रहा हूँ उसका जवाब देना। अरे इस उम्र में अपने बाप से तू झूठ क्यों बोल रहा है? मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा हूँ पिताजी, आपको कोई तकलीफ ना हो इसलिए सच्चाई छुपा रही। इस तरह झूठ बोलने की जरूरत नहीं है तुझे। अरे वो अनंत मेरी आंखों के सामने पला बड़ा था, मुझे यकीन नहीं हो रहा। तू जरूर नाटक कर रहा है। पता नहीं क्यों मेरा दिल ये संभालने को तैयार नहीं हो रहा। कभी कभी अपने ही हमें धोखा दे देते हैं, पराये लोग विश्वासघात करे या कोई अपना। धोखा तो धोखा है। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ, तेरे जितना ज्ञान मेरे पास नहीं है। अगर तू हम सबको खुश देखना चाहता है तो मालिनी का केस जितना जल्दी हो सके छोड़ दे। जी नहीं सकता हूँ, सच्चाई के लिए लड़कर जीना चाहता हूँ मैं।
ठीक कर दूंगा। बैठी रहो बेटी। नमस्कार। साहब, मेरी पोती मेरे बेटे की डायरी लेकर आई है। मैंने झूठ कहा था कि मेरा बेटा दुबई में है। असल में सच्चाई ये है कि इज्जत चली जाएगी, इसीलिए बता नहीं पा रहा था। मैंने अपने बेटे के बारे में सोचना ही छोड़ दिया। मेरे पिताजी की आवाज सुने बहुत दिन हो गए हैं। आजकल सपने में भी नहीं आते। मैं अपने पिताजी का चेहरा भूल जाऊंगी, इस बात का डर लग रहा है मुझे। मेरे पिताजी को ढूंढने में आप मेरी हेल्प करेंगे? हर रोज यही सोचती हूँ कि बिंदी लगाऊं या ना लगाऊं। ऐसे दिन भगवान किसी को ना दिखाए। तुम मेरे बेटे की उम्र के हो। आप मेरे पिताजी की उम्र के हो। प्लीज हौसला रखिए, घबराइए मत। घबराने वाली बात है, कैसे नहीं घबराए। उस वक्त तो मुझे कई बातें समझ में नहीं आई थी, लेकिन अब समझ में आ रही है। ये सिर्फ इनके घर की ही समस्या नहीं है, हमारे घर की भी समस्या है। इसीलिए तुम्हें शुरू से सब बताना होगा, हमसे बिना कुछ छुपाए। फिर बीच में चाहे मैं ही क्यों ना हूं, तुम अपने बाप को भी नहीं बख्शोगे। ये लीजिए अंकल। ये किस चीज का हिसाब है? अरे हाँ भाई, मैं एक नंबर बोल रहा हूँ, नोट कर ले भाई। 08591 इसका नाम सुन लीजिए। ओके, इनके 3 तबले और 600 रुपए हुए थे। और अमाउंट भाई? हाँ, पैसे ये लोग कर दे देंगे। ठीक है भाई। और वैसे 2 आदमी के 3 दिन के 250 रुपए हुए, मतलब 2 × 3 × 250। सारा माल आने के बाद पूरे पैसे दे दूंगा। एक नंबर और बोल रहा हूँ, वो भी लिख लो। हाँ बोलो ना। 0833 3141। इसका नाम दिवाकर है। 4 लोग हैं, तेरे आदमी है, इसलिए 300 रुपए दे दूंगा। माल मिलने के बाद पूरे 5000 दूंगा। समझ में आ गया ना? कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तुम्हारे पिताजी को ढूंढने में ये सारी चीजें बहुत काम आएगी। मुझे हिसाब मिल गया है। अब जाकर तुम अपने मम्मी के साथ खेलो, मैं दादाजी से बात करता हूँ। आओ 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 आओ। जाओ। ये हिसाब कैसा है बेटा? ये कोड लैंग्वेज है। इसका मतलब तबला, और ये सीक्रेट, और ये चॉकलेट। मतलब मेरे बेटे ने सबको स्मगलिंग में शामिल कर दिया क्या? आपके बेटे ने जो नंबर लिखे हुए थे वो मुझे पहले ही मिल गए थे। उनके फैमिली मेंबर से भी मैं जाकर मिला। ताज्जुब की बात यह है कि वो लोग भी मिसिंग है। बेचारा वो सुरेंद्र बिना मतलब के ही फंस गया। हाँ बेटा, मुझे एक बार उसकी फैमिली से मिला सकते हो? सुरेंद्र जब मेरे घर आया था तब उन दोनों में बात हो रही थी। गलती कर रहे हैं तुम, स्मगलिंग कर रहे। अगर ये बात मुझे पता होती तो मैं तो शहर मामले कभी नहीं आता। क्या गलत है इसमें? जब पैसों की जरूरत होती है तब सरकार ये लाल चंदन नहीं बेचती है क्या? फिर आज ये बिजनेस कब से कर रहा है? तुम्हें क्या लगता है गवर्नमेंट को ऐसा पता नहीं है? जिसको जितना मिलना चाहिए वो तो मिलते जा रहा है। इस पूरे नेटवर्क में मैं एक छोटा सा लिंक हूँ। और वैसे भी मेरे पिताजी ने 30 साल तक ईमानदारी से काम किया, लेकिन क्या कमाया? इस पूरे गांव से कर्जा। और मैंने 3 साल में इतना कमाया कि एक आलीशान जिंदगी जी रहा हूँ, और साथ ही मैंने अपने दोस्तों की भी मदद की। तो तू क्यों बुरा मान रहा है? मैं जो पैसे दे रहा हूँ वो लेकर बिजनेस में लगा, हिसाब बाद में देख लेंगे। मैं ये पैसे नहीं लूंगा। तू बोल रहा है स्मगलिंग के बारे में गवर्नमेंट को पता होगा। अगर तू पकड़ा गया तो तेरे लिंक से वो लोग मुझ तक पहुंच जाएंगे। तू जैसा बता रहा है विराज और बाकी गवर्नमेंट ऑफिसर लोग सही सलामत होंगे। अगर गलती से भी तू बलि का बकरा बना तो किसी और को ढूंढ लेंगे। वो देख, हम जो अपने बच्चों को रोटी खिलाते हैं ना, उसमें एक एक निवाला ईमानदारी का होना चाहिए। यही हमारी सबसे बड़ी जायदाद है। हमारे बच्चे सर उठाकर सोसाइटी में चलने चाहिए, उन्हें हम पर गर्व होना चाहिए। और अगर तू जेल चला गया तो अपनी बेटी को क्या जवाब देगा? इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, ये सब छोड़ दे।
मैं जो काम कर रहा हूँ ये मेरे परिवार को पता चला तो नहीं, इससे पहले तो मैं ये काम छोड़ दूंगा, और जिसके पैसे लिए वो असाइनमेंट तो पूरा करना ही होगा। अगर आखिरी वक्त पर मैंने मना किया तो विराज मुझे नहीं छोड़ेगा। इस असाइनमेंट के पूरे होने के बाद मैं तेरे साथ ही आ जाऊंगा भाई, दोनों साथ में मिलकर बिजनेस करेंगे। तूने इतना बोल दिया ना, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। और हाँ, एक बात और, उस कंसाइनमेंट का रूट जो है तेरे गांव के पास वाले रास्ते से जा रहा है। कल लास्ट कंटेनर निकल जाएगा, मैं भी पोर्ट जाने वाला हूँ, तू भी मेरे साथ कार में आ जाना, दोनों भाई साथ में ही जाएंगे। मैं तुझे तेरे गांव छोड़कर पोर्ट चला जाऊंगा। मेरे कार में आने के लिए तू इतना क्यों सोच रहा है? हाँ, अरे तुझे कुछ नहीं होने दूंगा, बेंगलुरु पोर्ट तक सब कुछ सेट किया हुआ है मैंने, तुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है। चल अच्छा, चल ठीक है। मुझे लगा था कि मेरा बेटा छोटे मोटे इधर उधर के काम करके पैसे कमा रहा है, पर वो स्मगलिंग करके कमा रहा है। ये बात मुझे सुरेंद्र के आने के बाद ही पता चली। उस दिन वो दोनों एक साथ ही निकले थे और साथ में ही गायब हो गए। क्या हुआ? चेकपोस्ट की एंट्री तूने जल्दी लेने के लिए क्यों बोला? वर्मा फैमिली के कहने के मुताबिक वर्मा सुरेंद्र के साथ गया था। उनके अलावा 18 लोग और थे जो आसपास के ही इलाके में कहीं लापता हुए हैं। मेरी बात सुन, तुमने जो अपने हाथ से लिखा था वो कंटेनर इस वक्त बेंगलुरु पहुंच गया है। सारे चेकपोस्ट पे मैंने अपने हाथों से एंट्री की थी, ये देखा। कोई फायदा नहीं। हमारे खुफिया एजेंट गंगाधर के मुताबिक इतने लोग गायब हुए हैं पर पीछे कोई क्लू नहीं छोड़ा गया। अनंत किसी चीज की तलाश में लगा मुरली, गुमशुदा सुरेंद्र, कुछ तो है जो हमारे आसपास हो रहा है लेकिन हाथ नहीं लग रहा। तुम क्या सोचते हो? पता नहीं यार, ये सारे मैटर्स के इशारे बेंगलुरु की तरफ है। तुझे याद है जब तू बेंगलुरु जा रहा था तो अनंत ने तुझ पे अटैक किया था, याद है? मतलब वहां जरूर कुछ हो रहा है। नहीं, अनंत रोकने के लिए नहीं, अटैक करके मारने आया था। बेंगलुरु में कोई सबूत हाथ लग जाएगा इसलिए नहीं, लेकिन उसका नाम सामने आ जाएगा इसलिए डर गया था। मुझे छोड़ने के बाद वो अपनी पूरी गैंग के साथ मुझे मारने आया था। पूरी साजिश प्लान की हुई थी, मतलब उसका कनेक्शन डायरेक्ट मेन नेटवर्क से था। किसी को इन्फॉर्म जरूर किया होगा। यस,
हॉर्सली हिल से 26 मिनट दूर गट्टू चेक पोस्ट पार नहीं कर पाई और उन्होंने बड़ी चालाकी से पेपर पर लिख दिया कि मैंगलुरु चेक पोस्ट पार कर लिया गया है। गट्टू पोस्ट से मैंगलुरु पोस्ट तक जाने के लिए जो भी लिस्ट है उसकी हैंडराइटिंग सेम टू सेम है। मतलब ये कोई एक ही है। सही समझे। हम जैसे लोगों को भटकाने के लिए ही उन्होंने फेक एंट्रीज बनाई है। एनीवे, सलीम फोन नंबर की डिटेल्स देने वाला है, उसके बाद सारी क्लैरिटी मिल जाएगी। हाँ बैठो, एक सरप्राइज है। वो दूसरा नंबर धर्मनगर के पब्लिक बूथ का है। इट वॉज अ शॉर्ट कॉल। शॉर्ट कॉल मतलब अनंत ने उन्हें मेरे बारे में इंफॉर्मेशन दी होगी। मैं बेंगलुरु जाने की ट्रेन में चला। ट्रेन रास्ते में सिग्नल पर रुकी थी और मुझ पर अटैक भी वहीं पर हुआ। जो नंबर तुमने पहले दिया था वो एक फेक नंबर है। उस पर किसी का भी नाम अलॉट नहीं होता है और ये एक गेस्ट हाउस में है। वो गेस्ट हाउस किसका पता है? सलीम, are you sure about this? पूरा यकीन है उसी का नंबर है। कॉल पैटर्न के हिसाब से रविवार के दिन ये उसी के घर में था। He is one of the most powerful person in the state. ये नंबर वही इस्तेमाल कर रहा है, ये कैसे कंफर्म करें? एक काम करेंगे, मैं तुझे एक डेड लाइट वाला फोन दूंगा। रविवार के दिन फोन लाइट पे कनेक्ट करेगा तो उस पर कोई भी कॉल है, सारी बातें तुम सुन सकते हो। ये इलीगल तो है लेकिन करके देखते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ और तुम लोग क्या कर रहे हैं? सर, आप डर के मारे मुझे मत डालिए। आपने जैसे ही बोला मैं अपनी पार्टी से अलग हो गया। अब हम अलग अलग अपना अपना काम कर रहे हैं। अब अगर आप इतना ही डर रहे हैं तो मैं देख लूंगा। मैं डर रहा हूँ और तू देख लेगा। मैंने जो पहले कहा था फिर से दोहरा रहा हूँ। क्लियरली सुन लो, मैं सब कुछ पहले ही डिसाइड कर चुका हूँ। हमारे बीच का कम्युनिकेशन एक वाटरफॉल की तरह होगा। वाटरफॉल की तरह एक तरफ ही जाएगा। मतलब अगर तुम्हें काम करना है तो कुरियर बॉय की तरह करना होगा। उसके अलावा मेरा और तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं है। और तो और तेरी गैंग के मेंबर का कॉल मुझे नहीं आना चाहिए। एक भी कॉल नहीं। इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। सर, मैं आपसे इसी मैटर में बात करना चाहता हूँ। अनंत ने बिना मुझसे सलाह मशवरा किए मेरे 2 लोगों को कहीं भेज दिया था और वो लोग वहाँ जाकर के फंस गए। उसके बाद मेरे बीच में बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था। अनंत आपसे डायरेक्टली डील करना चाहता था, इसलिए उसने आपको कॉल किया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ट्रेन एक्सीडेंट में मारा गया। वो वहाँ किसी को मारने गया था। एक्सीडेंट नहीं हुआ उसका, इडियट। किसी के हाथों से मरा है वो। किसी को मारने गया था? यस, वो वहाँ किसी को जान से मारने गया था, लेकिन वो खुद ही मर गया। सर, पैसे कब हाथ में आएंगे इसका मैं इंतजार कर रहा हूँ। वैसे भी अनंत की वजह से मेरे 3 आदमियों की बलि चढ़ चुकी है। अब मैं किसी भी कीमत पे अपना कोई आदमी नहीं खोना चाहता। आप माल कब भेजेंगे मुझे पता नहीं है। अपने डील के हिसाब से आप मुझे 25% अभी एडवांस भेज दीजिए। तेरी जुबान कुछ ज्यादा ही चल रही है। हाँ, अरे कुछ दिन रुकेंगे ना तो माल कुछ ज्यादा रेट में बेच सकते हैं। और अगर किसी ने मेरे साथ जरा भी चालाकी करने की कोशिश की तो उसका अंजाम बुरा होगा। चल फोन रख। ये लीजिए पानी। मेरा यहाँ आना कितना गलत है ये मुझे यहाँ आने के बाद पता चला। अब वैसे भी इस समय वो यहाँ आखिर क्या करने आएंगे पता नहीं। आजकल मेरा दिमाग ठीक से काम ही नहीं कर रहा। इन सब की वजह प्यार है। रामा से तुम पागलों की तरह प्यार करती हो इसलिए।
है ना? चलिए उठिए ना, क्यों आलस कर रहे हैं? चलिए चलिए। सुनिए, नाश्ता। सुनिए, सुनिए, लंच। सुनिए, मसाला छाछ। मसाला छाछ। बहुत प्यार करती हो ना मुझसे। काम करते वक्त छाछ पिलाओगी, मुझे डिस्टर्ब करोगी, तो केस कैसे सॉल्व करूंगा? आपका डिटेक्टिव का ब्रेन है, अगर आप सॉल्व नहीं कर पाए ना तो कोई नहीं कर पाएगा। अच्छा ये बात है। उठो 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 उठो। मेरा डिटेक्टिव ब्रेन है। बैठो बैठो। मेरी एक बात का जवाब दो। नंदिनी, पूछिए। अगर मैं तुम लोगों से दूर घर छोड़कर जाता हूँ, पुलिस प्रिंसिपल। हेलो, हाउ कैन आई हेल्प यू? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। रामाराव सर, लगता है आप भूल गए। महीने पहले मेरे सस्पेंशन ऑर्डर पर आपने अपना ओपिनियन दिया था। हाँ, मुझे अभी याद आया। नाम नहीं पता था। खैर, कैसे आना? वो क्या है, मैं 1 महीने बाद ड्यूटी ज्वाइन कर रहा हूँ। मेडिकल रिपोर्ट्स मैंने ले ली है। सोचा कि जाते जाते आपसे आशीर्वाद लो। आशीर्वाद के लिए मिलने आए हो? यस सर। आप रेवेन्यू डिपार्टमेंट के लिए नहीं, पुलिस डिपार्टमेंट के लिए एकदम परफेक्ट इंसान। सर आपको ऐसा क्यों लगता है? तुम्हारी आंखें कुछ ढूंढ रही हैं। एसपी सर। हे बोले, काम काम खा। गुड इवनिंग सर। मीट मिस्टर रामाराव। तुम्हारे एरिया के ऑफिसर। ये मेरे को पता है सर, मैं पहले मिल चुका हूँ इनसे। अच्छा मैं चलता हूँ। थैंक्स वंस अगेन। ये आदमी मुझे कुछ ट्रिकी पर्सन लगता है। सही पकड़ा, एकदम टेढ़ा है सर। हाँ, इस पर नजर रखो। नजर तो पहले से ही रख रहा हूँ सर, और 2 लोग का लगा देता, चलेगा ना? हाँ। रामाराव जी, आप मेरे को इतना सीरियसली मत देखिए। आप मेरे को थोड़े से स्ट्रिक्ट लगे तो मैं आपको दबाने का थोड़ा सा कोशिश किया, लेकिन आप कितने ईमानदार ऑफिसर हो ये मेरे को क्लियरली समझ गए। प्लीज मन में कुछ मत रखिएगा, और मैं जो बोल रहा है ना एक बात सुन लीजिए। आप जो मिसिंग लोग को ढूंढ रहे हैं ना, उसमें हमारे एसपी साहब का हाथ है ऐसा आपको डाउट है, इसलिए आपने उन पे नजर रखी है, ये मैं समझ गया। और ये बात समझने के लिए मेरे को पूरा 1 साल लग गया। अगर मैंने भी उस पर नजर रखी होती ना तो मेरे को कोई प्रमोशन नहीं मिलता। वैसे भी हमारे डिपार्टमेंट के बारे में आपको पता है, हम बॉस से आगे नहीं जा सकते, और ऊपर से उनको अगर मेरे पे डाउट आ गया ना तो सत्ता के लिए मेरा पत्ता कट हो जाएगा। उनका लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है। देखिए रामाराव जी, मेरे पास जो भी इंडायरेक्ट एविडेंस है ना वो मैंने थोड़ा बहुत यहाँ वहां से जमा किया है। इसमें हमारे एसपी साहब का क्या हाथ है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, पुलिस डिपार्टमेंट को इंडायरेक्ट कैसे मैनेज किया है, उनका ट्रैवल हिस्ट्री, मेरे पास सब चीज का रिकॉर्ड है, लेकिन उसको कनेक्ट नहीं कर पा रहा। वैसे आप तो इंसान को एकदम अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं। एक मिनट, ये मैं आपके हवाले कर दूं तो हमारे एसपी साहब सीधा अंदर जाएंगे। ले लीजिए सर, आपके काम की चीज है। सर, इसमें मेरा भी थोड़ा सा स्वार्थ है। आपको वो मिसिंग इंसान चाहिए, और मेरी भी एक चीज है जो मिसिंग हो गई है। मेरा वो माल जो गायब हो गया। अगर आप ये रात से पर्दा हटाएंगे ना तो आपकी दया से मेरा लाइफ टाइम सेटलमेंट हो जाएगा। सर, सब कुछ हो जाने के बाद माल कहाँ है बताएंगे ना? मेरा हैंड लेकर गवर्नमेंट को हैंड ओवर तो नहीं करेंगे ना? सर, इससे पहले मैंने आपको एसपी के बारे में
बताया था, लेकिन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं करवाया था। और अब मेरे पास कंफर्मेशन के साथ देवानंद के खिलाफ स्ट्रॉन्ग एविडेंस मौजूद है। आपको मैं भेज रहा हूँ, उसके ऊपर स्पेशल इंक्वायरी बिठाई है। स्पेशल इंक्वायरी? जी बिल्कुल सर, इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है सर, वरना वो बच जाएगा। जिस तरह जिला अधिकारी पर आप इंक्वायरी करते हैं, प्लीज वैसे ही कीजिए सर। तो और कोई ऑप्शन नहीं है? ठीक है, मैं सीएम से बात करता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। May I come in, sir? Yeah, come in, David. सर, बोरीवली से हवाला का पैसा पहुंच चुका है। ये खबर अभी हैदराबाद से आई। सुल्तान बाजार से कलेक्ट करने के लिए बोला है सर। वहां से? हाँ सर, इस बार सीजन से पहले ही पता चला वो सब के सब जंगल में पहुंच चुके हैं। माल की रिक्वायरमेंट है शायद, इसीलिए जल्दी भेज दिया होगा। और हमेशा की तरह फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और चेक पोस्ट को हमें मैनेज करने के लिए कहा, इसीलिए पैसे भी हमें ही भेजे सर। आई नो दिस इज नॉट द राइट टाइम। मुख्यमंत्री के ऑफिस से मैंने हाईली इंपॉर्टेंट कैटेगरी में डालकर जिला अधिकारियों पे नजर रखी है। आप भी उस लिस्ट में हैं सर। और सीएम के ऑफिस से कलेक्टर मिस्टर वेंकटेश सब पर नजर रखे हुए सर। आई नो डेविड, आई नो। फिर भी सर, अगर उन्होंने पिछले साल के असाइनमेंट पर नजर डाली तो उसमें हम लोगों से कोई गलती तो नहीं हुई थी ना सर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लास्ट टाइम जो भी हुआ बहुत ही स्मूथली हुआ। सर एक और बात, इस इंक्वायरी के पीछे कोई तो ताकतवर आदमी है सर। हाँ, कौन है वो सुपरमैन? सर मैं एक काम करता हूँ, ये हवाला के पैसों को होल्ड पर रखकर तमिल टीम को वापस भेजने का इंतजाम करता हूँ। नो, दोनों मत करो। आई नीड टू डू समथिंग अनएक्सपेक्टेड। बाय द वे, अभी गोली लोग कहाँ काम कर रहे हैं? योत्रा ही 8.9 सर।
इस्तेमाल हो गया। हमारी राष्ट्रीय संपत्ति लाल चंदन की तस्करी करने वालों को एसपी देवानंद ने चुन चुन के मार गिराया है। कई जिलों में इनका विरोध हो रहा है। कहा जा रहा है कि दूसरे प्रदेश के लोगों ने इन्हें पैसे देकर ऐसा करने के लिए उकसाया है। साथ ही बड़े बड़े राजनेता भी इसका विरोध कर रहे हैं। रामाराव, इस तरह लोगों को जान से मारना गलत है, लेकिन कानून के हिसाब से एसपी को अधिकार है। एनीहाउ, मैं उसको नोटिस भेज देता हूँ। लेट अस सी व्हाट ही सेज। सर, अभी शूट आउट नोटिस, इंक्वायरी जैसी चीजें नहीं चलेंगी। आप तो सीएम ऑफिस में सेक्रेटरी के पद पर हो। आपकी पावर का इस्तेमाल करके गरीब मजदूरों की हत्या करने वाले उस एसपी देवानंद को जल्द से जल्द अरेस्ट कीजिए सर। उसका गेम प्लान क्या है और उसकी लॉबी में और कौन कौन मिसिंग है, ये जानकारी हासिल करके गवर्नमेंट को दे दीजिए। रामाराव, उसको अरेस्ट करने के लिए हमारे पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है। सीएम साहब यहाँ नहीं है, वो अपने गांव के त्योहार में गए हैं। उनके आते ही उनसे बात करके हम कुछ न कुछ करेंगे, और तब तक तुम बिल्कुल शांत रहोगे। ओके? After a long time, आप कोई गेम हारे हैं। You played better than me. Come on, let's go. अरे देखो देखो कौन आया है। I love your timing. You know why? मैं भी तुमसे मिलने का प्लान कर रहा था। Not bad. काफी हिम्मत वाले हो। तेरे पापों की पूरी कुंडली मेरे पास मौजूद है। कानून की नजर में धूल झोंक कर तो बच रहा है, पर मैं तुझे ऐसी सजा दूंगा कि तू मौत की भीख मांगेगा। बस एक सबूत की जरूरत है मुझे। सबूत? ट्राई और लक। क्या लक? मैं लक और लॉटरी पे डिपेंड रहने वालों में से नहीं हूँ। मुझे अपने काम पर पूरा भरोसा है। एंड बाय द वे, वक्त एक जैसा नहीं होता, और अगर हो भी तो मैं उसे बदलना जानता हूँ। अगर तेरा लक अच्छा हुआ और अगर मुझे कोई सबूत नहीं मिला तो मैं वॉलंटरी सस्पेंशन लेकर तेरी कब्र खोदूंगा, जहां तेरी रूह भी मुझसे कांपेगी। हाथों में हथियार होने से कोई शूरवीर नहीं हो जाता, जिगर में दम होना चाहिए। मुझसे पंगा लेकर मौत को दावत दी है तूने। ब्रह्मास्त्र हूं मैं। Try your luck. मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। मैं ऑलरेडी लीव पर हूँ। अभी मेरे पास कोई अधिकार नहीं है। रामा राव के जितने भी लिंक्स है सबको कट कर दो। मैं करता, लेकिन मैं अभी इस हालत में नहीं हूँ। सीएम ऑफिस में जो कुछ भी चल रहा है, मुझे पल पल की खबर चाहिए। ठीक है सर। सुनो भाई, एक आईएसडी कॉल करनी है। इसी फोन से कर लीजिए ना भाई।
फैमिली के साथ मार्केट आया। सच कहा, बहुत दिन हो गए यार। घर का हाल तो पता है। ठीक है, हाँ भाई 2-4 दिन। ये कबीर, सब कुछ ठीक है ना? आज बहुत दिनों के बाद दिखाई दिया, काफी बिजी हो गया लगता है। अरे ऐसी बता दी भाई, अब ठीक है ना? हाँ ठीक है। अरे क्या बताऊँ, गाँव घूमना पड़ता है, उसी में सारा टाइम निकल जाता है। अभी कहीं देखो मेडिसिन के लिए टाउन आया हूँ। मतलब बहुत बिजी है। हाँ भाई आपके पिता के बारे में अभी पता चला, पर आप घर पे नहीं थे। अरे भाई इन सबको यहाँ से लेकर जाओ, जल्दी करो। चलो ना मैडम चलिए ना प्लीज, आप चलिए मैडम, वो आ जाएगा। किसने भेजा? बता दो, मुंह खोल। ये एसपी ने ये फोटो देखकर भेजा था। अब प्लीज भाई छोड़ दो। और उस लालची एसपी देवानंद की नजर विराज के 1000 करोड़ के असाइनमेंट पर पड़ी और फिर इसने जन्म दिया हाईवे किलर्स गैंग को। और हमारे एसपी देवानंद इस किलर गैंग की तहकीकात करने का नाटक कर रहा था। सरकारी वैन का इस्तेमाल करके अपने काम को अंजाम दे रहा था। वर्मा के कहने पर वो जानबूझकर गाड़ियों को रोकता, ड्राइवर्स और वर्कर्स को बेरहमी से मार देता था। उसके बाद चोरी की हुई लॉरी और कंटेनर्स को करीब के जंगलों में लेकर जाते।
आखिरी कंटेनर लोड करके जब वर्मा निकल रहा था तो उसने देखा कि उसका एक कंटेनर उल्टी दिशा में जा रहा था। उसे पता चला कि कंटेनर किलर गैंग के कब्जे में था। जंगल में उसका सामना किलर गैंग से हुआ। तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? कंटेनर क्यों बदल रहे हो? कौन हो तुम लोग, बताओ मुझे। यार कुछ तो गड़बड़ है। ए वर्मा, मैंने इसको कहीं देखा है यार। अरे क्या कर रहे हो? प्लीज इसे मत मारो, छोड़ दो इसे। कंटेनर को चुराने के बाद लॉरी और इंसान को वो लोग दफन कर देते थे। इलाका जंगल के बीच होने की वजह से इसकी मदद किसी को नहीं लगती थी। और तो और इस खेल में दूर दराज के गांव के बूढ़े दंपत्ति के बच्चे भी बलि चढ़ गए थे। ये सब कुछ होते हुए गांव के एक बूढ़े आदमी ने अपनी आंखों से देखा। बीवी को बचाने के लिए वो उस गांव से भाग गया। कुछ दिन बाद वो अपने बच्चों की लाश ढूंढने वापस जंगल के रास्ते निकला। हाईवे किलर्स वर्मा और सुरेंद्र को मौत के घाट उतार रहे थे। ये देखकर बूढ़ा डर गया। हॉर्सली हिल्स को ही उसने अपना घर बना लिया। मौका मिलते ही उसने 2-3 हाईवे किलर्स को मौत के घाट उतार दिया। और जिस दिन उसने अनंत को मेरी गाड़ी में देखा, उसने अनंत को पहचान लिया। दूसरे हाईवे किलर की तरह अनंत को मौत के घाट उतारने के लिए उसने एक्सीडेंट की प्लान किया। और जब मैंने उस बुजुर्ग आदमी से बात करने की कोशिश की, तब उसने मुझे सच्चाई बताई। अनंत भी मर गया और पिताजी भी नहीं रहे। सैकड़ों लोगों की जान लेने वाले हाईवे किलर्स भी खौफ ढूंढ रहे थे। और दूसरी तरफ एसपी देवानंद ने लाल चंदन की लकड़ी काटने वाले वर्कर्स को अपने रास्ते से बड़ी बेरहमी से हटाया। These criminals will be punished, no matter what. Even though there is no evidence, I will do that, sir. तुम्हारी बात सुनकर मुझे डर लग रहा है। कोई भी सबूत नहीं है। एसपी देवानंद देश छोड़कर भागने वाला है, ये तुम्हारे जिला कलेक्टर किशोर ने बताया। एनीवे, सीएम साहब ने अभी के अभी रेड सैंडलर्स एंटी स्मगलिंग टास्क फोर्स बनाकर तुम्हें अपने अधिकार से हेड अपॉइंट करने के लिए कहा है। ज्यादा समय नहीं है। कुछ भी करने के लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं। कल ही चार्ज ले लो। नहीं सर, मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए। क्यों रामाराव? ये तो इजी है। फिर तुम्हें क्यों टाइम चाहिए? करना क्या चाहते हो तुम? ड्यूटी सर। अभी तक गवर्नमेंट ऑफिसर की हैसियत से कानून के दायरे में रहते हुए मैंने हमेशा अपनी ड्यूटी की है सर। लेकिन आज से, इसी वक्त से ये रामाराव अपनी ड्यूटी धर्म के लिए करेगा। मतलब? I am going to hunt them. असली खेल तो अब शुरू हुआ है। रामाराव ने ना बताया होता ना, तो पता ही नहीं चलता कि इतनी बड़ी घटना घटी है। इतने लाशों के ढेर मिलेंगे। अरे लाश पर जरा संभाल के उठाओ। एक बात सुनो, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। लाशें गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं जाएंगी। ये उस बुड्ढे के दोनों बच्चों की लाशें। बाकी लाशों की जानकारी उस रामाराव के अलावा किसी को नहीं पता थी। कोई कुछ भी करे, सालों पहले जो बात हुई थी, आखिर में उस आदमी ने खोद कर निकाल ही। वैसे अभी वो है कब? अभी आ जाएगा सर। कह रहा था किसी को देखने जा रहा है। वो देखने वाला बंदा नहीं है दोस्त, मारने वाला बंदा है। यहाँ पर कैसे आना हुआ? लगता है किसी की तलाश में आए हो। तुझे ढूंढ रहा हूँ। तालियां बजाओ बे। भाई, तुम चाहे कितनी भी मेहनत कर लो, पर मुझ तक पहुंच जाओगे ऐसा कभी सोचा नहीं था। सीएम ऑफिस के सेक्रेटरी से मिलकर मैंने एसपी देवानंद को फंसाने के लिए जाल बिछाया। अपने खिलाफ सारे सबूतों को मिटाने के लिए और तुम्हें रास्ते से हटाने के लिए एसपी ने गुंडों को भेजा था। उस दिन मार्केट में जो हमला हुआ था वो मुझ पर नहीं, तुम पर था। तेरा एसपी खुद को बचाने के लिए क्या क्या करेगा ये मुझे अच्छी तरह पता था। उस दिन तेरी फोटो देखने के बाद सारी गुत्थी अपने आप सुलझने लगी थी। अच्छा, सब कुछ पता चलने के बाद भी यहाँ बिना हथियारों के खाली हाथ आ गए, वो भी अकेले। अब तुम नहीं बचने वाले। कौन मरेगा ये तो वक्त बताएगा। तूने मेरे बूढ़े पिताजी को बेरहमी से मारा था। आज तुझे और तेरे इन चमचों को
यहीं इस जंगल में जिंदा दफन कर दूंगा। तुम में से कोई नहीं बचेगा आज। तो तुमने ये बात भी पता लगा ली? उस दिन मार्केट में उन गुंडों को तुम्हें मार देना चाहिए था। तो जब ऑफिस में अकेले काम कर रहा था, एक उसी वक्त मैं तेरे घर गया था। तेरे बुढ़े बाप ने मुझे पकड़ने की कोशिश की। खून तो निकला नहीं, पर उसके प्राण पखेरु हो गए। सॉरी मालिनी। ये तो मुझे बोलना चाहिए। जो हुआ उसके लिए सॉरी। सुरेश की तरफ से कौन है? बॉडी रेडी है, लेकर जाओ, जल्दी कीजिए। ये तो अन्याय है, इतने लोगों को मार डाला। भगवान इनकी आत्मा को शांति दे और अब सब कुछ यही एंड हो जाए। एंडिंग नहीं, बिगनिंग। सर, आप लोगों ने जो देखा है वो देखने वालों में से खुशनसीब एक मैं भी हूँ। मैंने आपको जुबान दी थी ना, तो फौरन आपसे मिलने आ गया। एसपी ने माल कहाँ छुपा है उसका पता लगा लिया मैंने। मुझे ये 2 दिन पहले ही पता चल गया था। उसने मेरे माल को कर्नाटक बॉर्डर पे कोकोमुट्टी हिल्स के बगल में जो लेक है वहाँ छिपाया हुआ है। जिस पे ये पता लगाया है वो रामाराव नाम का कोई ऑफिसर है। मुझे ये भी पता है अभी वो टास्क फोर्स में स्पेशल स्क्वाड का चीफ बनाया गया है। लेकिन ये सब आपको कैसे पता चला? मेरे आदमी चारों तरफ हैं। एसपी ऑफिस हो या फिर सीएम ऑफिस ही क्यों ना हो। अरे आप इतने पहुंचे हुए हैं फिर भी एसपी तो इंडिया से फरार हो ही गया ना। फॉलो मी। आज से इसकी जगह तुम लोग हैं। लेकिन वो रामाराव ने जो स्क्वाड बनाया है वो हमें एक लकड़ी भी छूने देगा क्या? नहीं देगा।